नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सूरत में ट्रांसपोर्टर के मोबाइल हैक, 1 घंटे में 10,65,000 की साइबर ठगी। सूरत में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस का बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। सूरत पुलिस की बड़ी कार्यवाही, पान की दुकानों पर छापेमारी, गोगो पेपर बेचने वालों को चेतावनी। द्वारका में सुदामा सेतु का पुनर्निर्माण शुरू, 14 करोड़ 11 लाख से हाईटेक केबल ब्रिज बनेगा। आरजेडी का बड़ा दावा, खरमास के बाद बिहार की राजनीति में खेला होने की तैयारी। सूरत के पुना कुंभारिया इलाके में रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर के मोबाइल फोन को हैक कर साइबर गैंग ने महज 1 घंटे में 10,65,000 रुपए उड़ा देने की जो सनसनीखेज घटना है वो सामने आई है। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने साइबर फ्रॉड का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेचर वैली सोसाइटी निवासी शिशराम शेर सिंह चौधरी, जो ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि 2 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे वो अपने ड्राइवर को गूगल पे से 20,000 रुपए भेजने वाले थे, लेकिन उनके मोबाइल पर खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने का मैसेज आया। जब उन्होंने बैंक बैलेंस चेक किया तो उनके खाते में सिर्फ 428 रुपए ही बचे थे। इसके बाद पता चला कि सुबह 11 से 12 बजे के बीच साइबर माफियाओं ने उनके अकाउंट से लगातार 10 ट्रांजैक्शन कर कुल 10,65,375 रुपए ट्रांसफर कर लिए थे। हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित के फोन पर किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज या ओटीपी नहीं आया। घटना का पता चलते ही शिशराम चौधरी ने तुरंत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरत शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस अलर्ट मोड पर आती हुई नजर आ रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। भेस्तान क्षेत्र की पुलिस ने रात भर कॉम्बिंग कर आसपास के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र में सघन जांच की। डीसीपी, एसीपी, पीआई समेत 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान मोबाइल स्नैचर, बाइक चोर और मारपीट के पुराने आरोपी समेत संदिग्ध व्यक्तियों की हिस्ट्री को चेक किया गया। पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ अटकायती कार्यवाही भी की है। शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आगामी 31 जनवरी को ध्यान में रखते हुए सूरत पुलिस ने शहर के कई इलाकों में बड़ी कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। इन इलाकों में पाल, सिटीलाइट, वेसू, अल्थान और उमरा जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर छापेमारी की गई है। पुलिस ने खास तौर पर उन दुकानदारों पर निगरानी रखी जो पान की दुकानों पर हाइब्रिड गांजा सेवन में उपयोग होने वाले गोगो पेपर बेचते थे। एसओजी पुलिस की टीम ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी है और उन्हें कान पकड़कर सख्त हिदायत दी कि इस तरीके की बिक्री तुरंत बंद करें। इस कार्यवाही के दौरान कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की तस्करी और अवैध बिक्री पर नकेल कसने के लिए नियमित निगरानी जारी रहेगी। खबर देवभूमि से है। द्वारका में गोमती नदी पर बना सुदामा सेतु अब जल्द ही पुनर्निर्माण के बीच तीर्थयात्रियों के लिए खुलने वाला है। यह सस्पेंशन ब्रिज पिछले 3 साल से बंद पड़ा था। अक्टूबर 2022 में मोरबी ब्रिज हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से इसे रोक दिया गया था। सरकार ने अब रिकंस्ट्रक्शन के लिए 14 करोड़ 11 लाख रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें 9 करोड़ 45 लाख रुपए यात्रा धाम विकास बोर्ड और 5 करोड़ रुपए द्वारका देवस्थान समिति द्वारा दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस काम को एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा है और जल्द ही मशीनरी की आवाज वहां सुनाई देने लगेगी। नए सुदामा सेतु को पूरी तरह हाईटेक और सुरक्षित बनाया जाएगा। पुराने सुपर कंस्ट्रक्शन को हटाकर नदी में मौजूद मजबूत पिलर पर स्टेनलेस स्टील मटेरियल से आधुनिक केबल ब्रिज तैयार किया जाएगा। इसमें जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा ताकि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। यह परियोजना लगभग 1 साल में पूरी होने की संभावना है और अगले साल सुदामा सेतु एक बार फिर श्रद्धालुओं की आवाज से गूंजने लगेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने एनडीए की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि खरमास के बाद बिहार में खेला होने वाला है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक इधर से उधर हो जाएंगे। बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाह रही है क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, वह चाहती है कि बिहार में हमारा सीएम हो। इसके साथ ही साथ निशिकांत दुबे के बयान को लेकर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पहले हम लोग सवाल खड़े कर रहे थे चुनाव के परिणाम पर, लेकिन अब बीजेपी के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या करके इस चुनाव को जीता गया है। में है बीजेपी
जेडीयू को तोड़ना चाह रही है, समाप्त करना चाह रही है। बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो जेडीयू अपनी पार्टी को, विधायकों को बचाने के लिए ये सब बयान दे रही है। जिसको स्पष्ट बहुमत 202 की संख्या हो जिस गठबंधन को, वो इस तरह का बयान दे तो समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है वहाँ। तो बिहार में तो असली खेला खरमास के बाद होगा। अभी वो 18 की बात कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी, अपने विधायकों को बचाएं। यहाँ तो 50 से ज़्यादा 65 विधायक इधर संपर्क में है, खरमास का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में अब देखिए ना, खेला खरमास के बाद होगा तब उनको पता चल जाएगा कौन किसके संपर्क में है। तो ये सब पाठ जेडीयू पढ़ रही है बीजेपी को दबाव में और अपने विधायकों को बचाने के लिए। निशिकांत दुबे जो है चुनाव पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अरे अब तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इसका मतलब चुनाव में घपला हुआ है, मशीनरी तंत्र के माध्यम से चुनाव जीता गया, यह स्पष्ट हो गया। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को हिदायत दी है और हिदायत देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को इस विधानसभा चुनाव का सबक लेना चाहिए और जनता के बीच में रहना चाहिए, जिसको लेकर भाजपा के विधायक वीरेंद्र पासवान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवानंद तिवारी एक अनुभवी नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तब तेजस्वी यादव विदेश चले गए थे। आगे शिवानंद तिवारी को लेकर उन्होंने कहा कि जब समाजवादी लोग 2 साल के लिए सत्ता से बाहर रहते हैं तब उनका अनुभव कुछ अलग ही कहने लगता है। अब माननीय शिवानंद तिवारी जी अभिभावक तुल्य नेता हैं और समाजवादी विचारधारा से आते हैं, और समाजवादी विचारधारा के लोग के बारे में कहा गया है जो सत्ता रही तो 2 साल साथ नहीं रहेंगे और नहीं रही तो 3 साल अलग नहीं रहेंगे। तो उस परिस्थिति में क्या बोलते हैं और किनको क्या सलाह देते हैं, इसके बारे में हम लोग के जैसे जो है सामान्य लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या लगता है कि आरजेडी एकजुटता बना पाएगी 2030 तक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? अभी एक बात तो मेरे द्वारा पहले भी बता दिया गया है और अभी भी बता रहा हूँ, जो समाजवादी विचारधारा के जितने लोग हैं उनकी जब सत्ता आती है, उनके नेतृत्व में जब सत्ता चलती है, तो सत्ता मिली तो कहे ना 2 साल साथ नहीं रहते और नहीं मिली तो 3 साल अलग नहीं रहते। इसी में एक पंचवर्षीय सत्र बीत जाता है। अन्ना हजारे 30 जनवरी को एक बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। भारतवर्ष है, आंदोलन और क्रांति कभी नहीं हुआ है। यहाँ कर्मिक विकास हुआ है और कर्मिक विकास होते होते 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, इसके लिए सारी प्रक्रिया चल चुकी है। और आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है दुनिया में अपना संदेश दे रहा है, जो हम मजबूत हैं और अपनी शर्तों पर जो है हम दुनिया में अपनी जगह बनाते हैं। उसमें आंदोलन ये सब का बहुत बड़ा कोई भूमिका नहीं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर बोकारो से है। आद्रा मंडल के डीआरएम मुकेश कुमार बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यार्ड अपग्रेडेशन कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। एरिया रेलवे मैनेजर विनीत कुमार ने बताया कि बोकारो यार्ड की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि मालगाड़ियों के संचालन को और ज्यादा सुगम और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि डीआरएम का ये दौरा मुख्य रूप से इन कार्यों की समीक्षा के लिए था और उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर शुक्रवार को विस्तृत सर्वे किए जाएंगे। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अपग्रेडेशन कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी उद्देश्य से यार्ड का विस्तार किया जा रहा है ताकि ज्यादा संख्या में मालगाड़ियों का सुरक्षित और समयबद्ध संचालन संभव हो सके। आद्रा मंडल के पीआरओ विकास ने बताया कि बोकारो रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म विस्तार के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। अनुमोदन मिलने के बाद इस पर जल्द ही कार्य शुरू होने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि अमृत भारत योजना के तहत बोकारो स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यार्ड का इंस्पेक्शन था, यार्ड का कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है, गुड्स ट्रेन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, एग्जामिनेशन वगैरह, तो उसके लिए यार्ड का अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उसका प्रोग्रेस देखने के लिए प्लेटफॉर्म का एक प्रपोजल गया है जो अंडर सैंक्शन है। सर वाशिंग का क्या हुआ? नहीं, वाशिंग लाइन का भी कोई प्रपोजल है। कैसा है यार्ड का प्रोग्रेस? कैसा? अच्छा, यार्ड का प्रोग्रेस सही चल रहा है। सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड।
तो आगे का क्या डेवलपमेंट है प्लानिंग? किसके संबंध? नेक्स्ट तो बोकारो स्टेशन आपका अमृत भारत में अपग्रेडेशन का काम चल ही रहा, आप देख रहे हैं नया एफओ भी बना है 12 मीटर का, बाहर सर्कुलेटिंग एरिया काफी अच्छा डेवलप हो गया है, फ्यूचर में प्लेटफॉर्म भी बनेगा। ये कब तक पूरा होने का? इसका डेडलाइन मार्च 2026 है, मार्च 2026 में सारा काम पूरा। देखिए, आज आद्रा मंडल के डीआरएम श्री मुकेश गुप्ता सर का बोकारो स्टेशन का दौरा था। बोकारो से पहले वो भोजूदी भी गए थे, वहां पर भी यार्ड का इंस्पेक्शन किया और उसी के कंटिन्यूएशन में आज बोकारो यार्ड का भी इंस्पेक्शन था। यार्ड की रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है हमारे यार्ड की। यहाँ पर उन्हीं सारे कामों का रिव्यू लेने के लिए और फीडबैक देने के लिए डीआरएम ने ये वाला इंस्पेक्शन आज का किया। कैसा रहा, उनको सेटिस्फाई हुई या नहीं? देखिए, काफ़ी चीज़ें सर ने काफ़ी महत्वपूर्ण इनपुट्स दिए हैं चीज़ों को एक्सपेडाइट करने के लिए। साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो प्लानिंग चल रही है हमारी, उसमें भी सर का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर उन्होंने कुछ एक सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के आधार पर कल दोबारा हम एक सर्वे करेंगे जो है और काम को आगे बढ़ाएंगे सर के दिशा निर्देश के अनुसार। क्या बेनिफिट होगा उस सुझाव को करने से? देखिए, भारतीय रेलवे कोचिंग एंड फ्रेट ऑपरेशंस दोनों करती है। जो फ्रेट से हमारी जो भी अर्निंग्स वगैरह रहती हैं, वही हम जो है कोचिंग ऑपरेशंस को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारी फ्रेट ऑपरेशंस की फैसिलिटीज़ समुचित हैं, अच्छे तरीके से हैं और हमारा फ्रेट ऑपरेशंस अगर ठीक से बढ़ रहा है, ग्रोथ है उसमें, तो ये सच्चाई है कि उसका फ़ायदा हमारे कोचिंग ऑपरेशंस में मिलेगा। तो उसी सुझाव में, उसी क्रम में, ताकि हमारी फ्रेट की लोडिंग और बढ़े, गाड़ियाँ जल्दी यहाँ से रिपेयर होकर निकलें, टर्न अराउंड टाइम घटे गाड़ियों का, तो कैपेसिटी बढ़ानी है हमें अपने इंस्पेक्शन यार्ड्स की। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के इन दिनों अपराधियों के लिए काफी सेफ जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके की खबर सामने आ रही है। यहाँ अपराधी अब रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में अपराध को अंजाम देकर बड़े ही शान से निकल जाते हैं और पुलिस जो है वो हाथ मलती रह जाती है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हरिंदर कुमार सुबह मॉर्निंग वॉक से जैसे ही वापस लौटे, उससे पहले उनके मेडिकल स्टोर के सामने उसके पास मौजूद बाइक सवार 3 अपराधी में से एक ने दवा लेने की बात कहकर उनके साथ उनके घर में प्रवेश किया। फिर एक एक करके तमाम अपराधी घर के अंदर घुसते चले गए और डॉक्टर दंपति को बंधक बनाकर नकदी समेत लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। अपराधियों के फरार होते ही डॉक्टर दंपति द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं घटना की सूचना जमुआ थाना को पुलिस को जब दी गई इस पूरे मामले पर, तो सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अपराधियों का मनोबल इस तरीके से बढ़ता कैसे चला जा रहा है। खबर उन्नाव से है। उन्नाव बांगरमऊ क्षेत्र के रसूलपुर मजगवा गांव में एक दर्दनाक हादसे ने अंजाम दिया, जहां बताया जा रहा है कि 60 साल की कमला देवी पत्नी रामनाथ जैसे ही सड़क पर पार कर रही थी सड़क, तभी तेज रफ्तार से ट्रैक्टर ट्रॉली सामने से आई और जोरदार उनको टक्कर मारी। कमला देवी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़ी। परिजन तुरंत एम्बुलेंस से उन्हें बांगरमऊ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिजनों में चीख पुकार मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मगर फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुट गई है। हादसे के बाद गांव में गुस्से का माहौल है। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। रंजन कहाँ रहते हैं? रसूलपुर मजगांव। ये जो आई हैं मृत अवस्था में कौन है? मेरी माता जी। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये घटना रसूलपुर रोड से मेरा घर ही है और वहाँ से निकल रही थी रोड क्रॉस करने के लिए, तभी दारू पी करके ट्रैक्टर वाला आ रहा था उस तरफ से और मेरी माता जी पर चढ़ा दिया। दारू पिए था? दारू पिए था। कैसे पता चला दारू पिए है? गांव के ही लोग दौड़ करके मेरे पास आए, तब मैं गया था देखने। तो कहाँ का ट्रैक्टर है ये? गांव का था और ड्राइवर तुरंत फरार हो गया, भाग गया जी। अच्छा, कहाँ लाए हो? बांगरमऊ में। बांगरमऊ जी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर जेतपुर से है। जेतपुर के जेतलसर के पास एक गंभीर हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। एक प्राइवेट बस सड़क किनारे एक बंद ट्रेलर से टकरा गई। इस प्राइवेट बस ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की और एक बंद ट्रेलर से टकरा गई। ये एक्सीडेंट तब हुआ जब प्राइवेट बस जूनागढ़ से राजकोट जा रही थी। एक्सीडेंट में प्राइवेट बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को 108 से जेतपुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया।
फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की जांच कर रही है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे कि टक्कर कितनी जोरदार थी, वाहन जो है किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है तस्वीरों में देखा जा सकता है। भयावह तस्वीरें हैं, यात्रियों को कितना नुकसान पहुंचा होगा इसी से अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है पुलिस की तरफ से, और पुलिस का कहना है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या जानकारी सामने आती है वो बताई जाएगी। गिर सोमनाथ जिले के सूत्रापाड़ा तालुका में मोरासा गांव में एक आम झगड़े में भाई ही अपने भाई का कातिल जो है वो बन गया। बताया जा रहा है कि आम झगड़े का नतीजा हिंसक हो गया। इस घटना से सूत्रापाड़ा पंथक में चर्चा का माहौल है। प्राथमिक जानकारी की माने तो मोरासा गांव के 38 साल के अजीत सिंह भाव सिंह राठौड़ और उनके छोटे भाई हितुभा भाव सिंह राठौड़ के बीच ये जो झगड़ा है ये आम बात पर हुआ। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तीखी बहस में तब्दील हो गई, और बहस के दौरान हितुभा ने घर में पड़े बेड के फ्रेम से अजीत सिंह के सिर पर वार कर दिया। सिर में गंभीर चोटें आई है और अजीत सिंह जो है उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस की जो टीम है तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने कातिल हितुभा भावसिंह राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है और उसे हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले में आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गिर सोमनाथ जिले के कोडीनार तालुका के सिंधज गांव में दिन दहाड़े 2 शेरों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। सिंधज गांव के रमेश भाई अपने खेत में जा रहे थे, तभी खोडियार माताजी के मंदिर के पास 2 शेरों ने उन पर हमला कर दिया। युवक की पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक को तुरंत कोडीनार के हॉस्पिटल ले जाया गया। खबर लखनऊ से है और बड़ी खबर है। ईडी ने कफ सिरप तस्करी के मामले में ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी है। हवाला रूट, संदिग्ध वित्तीय लेन देन और विदेश लिंक की जांच में जुटी एजेंसी ने सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के लगभग 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये कार्यवाही लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर और सहारनपुर में चल रही है। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर भी ईडी की टीम छापा मार रही है, जहां कई अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिलने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो इस छापेमारी से तस्करी नेटवर्क के बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स बड़े पैमाने पर कैंसिल होने से पैदा हुई जितनी मुश्किलें थी, अब वो धीरे धीरे सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। भावनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर तपन नायक ने बताया कि इंडिगो की रुकावट से यात्रियों को हुई परेशानी को दूर करने के लिए देश भर के एयरपोर्ट्स पर सुधार के कई कदम उठाए गए हैं। दिसंबर 2025 में फ्लाइट रुकावट बढ़ने से हजारों यात्रियों पर असर पड़ा और एविएशन सेक्टर में अस्थिरता भी बढ़ी। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंट्रोल रूम बनाकर डीजी बडीज जैसे अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करके और वॉशरूम और बेबी केयर सुविधाओं को बेहतर बनाकर यात्रियों की दिक्कतें कुछ हद तक कम करने की कोशिश की है। भीड़ नियंत्रण के लिए एयरलाइंस और पुलिस की संयुक्त टीम लगाई गई है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं, साथ ही पानी, नाश्ता, रिफंड समेत जितनी भी सहायता है वो भी उपलब्ध की जा रही है। खोए हुए सामान की ट्रेसिंग भी AAI एयरलाइंस के साथ मिलकर काम कर रहा है। इधर DGCA ने भी इंडिगो के हेड ऑफिस और प्रमुख एयरपोर्ट पर अधिकारियों को तैनात किया है। चेक इन से लेकर चेकआउट तक सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। दोपहर 1 बजे तक कुल 1724 शेड्यूल फ्लाइट्स में से 168 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। भावनगर एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि एयरपोर्ट B737 एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए तैयार है। इंडिगो ने विंटर शेड्यूल में भावनगर से संचालन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी भी मिल गई है, मगर मौजूदा स्थिति के चलते इसमें कुछ देरी हो सकती है। कुल मिलाकर उठाए गए इन कदमों से एयरलाइंस और यात्रियों दोनों पर भरोसा जो है वो वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम तपन नायक है, एयरपोर्ट डायरेक्टर भावनगर एयरपोर्ट। आप सभी को जैसे कि पता है कि इंडिगो का जो अभी थोड़ा क्राइसिस चल रहा है और ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक छोटा सा सेटबैक है और सारे एयरपोर्ट्स में केओस का माहौल देखा गया है। और आज की स्थिति में बताऊं कि धीरे धीरे ये माहौल सामान्य होता जा रहा है। कुछ फ्लाइटें इंडिगो ने पिछले दिनों कैंसिल की थी और भावनगर एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ भी इंडिगो का ऑपरेशन का प्रपोजल हमारे पास ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स है और हमें उम्मीद थी कि दिसंबर से शायद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए और सारी फॉर्मेलिटीज़ हमारी पूरी हो गई थी।
पर ये स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ समय और लगेगा नॉर्मलाइज होने में, और यहाँ से भी हम जो शेड्यूल फ्लाइट है वो हम स्टार्ट कर पाएंगे। फिलहाल एक आरसीएस फ्लाइट वेंचुरा की रेगुलर चल रही है, और एयरपोर्ट जो है हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके सारी ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ को प्रॉपरली मेंटेन करके हम रखे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर सूरत से है। सूरत के मॉल और शॉपिंग सेंटर्स में चेंजिंग रूम की गुप्त रिकॉर्डिंग और स्पाई वीडियो की बढ़ती घटनाओं के बीच महिलाओं की प्राइवेसी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में वायरल हुई कई वीडियो के बाद अब सुरक्षा को लेकर चिंता और भी गहराती जा रही है। इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सूरत पुलिस की शी टीम एक खास जागरूक अभियान चला रही है। ये टीम अलग अलग मॉल और शोरूम के चेंजिंग रूम्स में जाकर महिलाओं और युवतियों को बता रही है कि कैसे एक 2-वे मिरर आपकी प्राइवेसी तोड़ सकता है। सूरत पुलिस की शी टीम लाइव डेमो के जरिए समझाती हुई नजर आ रही है कि साधारण मिरर और 2-वे मिरर में फर्क क्या है। चेंजिंग रूम में अगर 2-वे मिरर लगा हो तो सामने वाला व्यक्ति खुद को देखता है, लेकिन मिरर के पीछे कोई मौजूद हो तो वो भी सामने खड़े व्यक्ति को साफ देख सकता है, और यही प्राइवेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुलिस का कहना है कि चेंजिंग रूम में स्पाई कैमरों के मामले नए नहीं हैं, लेकिन 2-वे मिरर की वजह से बढ़ता खतरा लोगों की नजर में नहीं आता। यही कारण है कि अभियान महिलाओं को खुद जागरूक करने और तुरंत पहचान करने के लिए प्रेरित करता है। चेंजिंग रूम में जाने से पहले हमेशा द फिंगर टेस्ट जरूर करें। ये पहल सूरत पुलिस की ओर से महिलाओं की प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर सराहनीय कदम मानी जा रही है, जो हर नागरिक को सतर्क और जागरूक रहने का संदेश देती है। सूरत पुलिस का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक महिला अधिकारी देखने को मिल रही हैं। वो महिला अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम सीधी उन्हीं से ही बात करते हैं। मैडम, एक वीडियो भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, उस वीडियो का मतलब क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है उस वीडियो? जी, हमारे सूरत के पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह जी गहलोत सर, उनके अभिगम से और जोन 7 शेफाली बरवाल साहब, उनके गाइडेंस से हम लोग महिलाओं में एक अवेयरनेस आए, उनके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप किसी भी होटल में जाते हो या फिर किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पे चेंजिंग रूम होता है, वहाँ पे एक मिरर लगा होता है। तो उस मिरर को आप 1 सेकंड में कैसे पहचान सकते हो जिससे आप आपकी सेफ्टी भी रख सको, उसके लिए हम एक वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप कहीं पर भी जाओ, अगर आपको मिरर दिखे तो आप उस पर एक उंगली ऐसे रखो। अगर आप वहाँ पे उंगली टच करते हो, अगर मिरर और उंगली के बीच में जगह आती है, मतलब तुमको थोड़ा प्लेस दिखता है, इसका मतलब ये है कि वो सही मिरर है, इस मिरर के पीछे कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा मिरर दिखे जहां आप उंगली रखो, उंगली टच करो और वो मिरर और उंगली के बीच में अगर जगह नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो 2-वे मिरर है, आपको पीछे से कोई देख रहा है। अभी हम महिलाओं को अवेयर इसलिए करना चाहते हैं कि क्योंकि आजकल ऐसे किस्से बन रहे हैं जिससे कि कोई माँ, बेटी या किसी की बहू या फिर कोई फैमिली मेंबर जहाँ कहीं भी जाए, उनको अगर ऐसा मिरर दिखे तो वो 1 सेकंड में अपनी अवेयर कैसे हो सकते हैं, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। मैडम, इस वीडियो बनाने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी कहीं हो सकता है, क्योंकि आए दिनों जैसे हम देखते हैं कि लगातार ऐसे कोई ना कोई मॉर्फ वीडियो देख लें या इन सारी चीज़ों को देख लें, तो ऐसे ही जो अपराधी हैं वो वीडियो को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये सारी घटनाएं होती है। तो इसके लिए सूरत पुलिस अब किस तरह से आगे चौकन्ना करेगी सूरत के लोगों को? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे सीपी सर की सूचना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अवेयर करें, इसलिए हमारी शी टीम अलग अलग जगहों पे, होटल में, मॉल्स में या फिर शॉप में जाएंगी, वहाँ पे मिरर चेक करेगी। अगर ऐसा मिरर कहीं भी दिखा तो उनके सामने कानूनी कार्यवाही करने की हमको सूचना दी गई है। बिल्कुल, हमारे साथ जो महिला अधिकारी थी वो जुड़ी थी, और जिस तरह से महिलाओं को लेकर सूरत पुलिस अवेयरनेस है, तो कहीं ना कहीं यह अवेयरनेस लोगों में एक सजागता आएगी और उसकी वजह से जो अपराध होते हैं वह कम हो जाएंगे। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार। खबर औरंगाबाद से है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय और दाऊदनगर अनुमंडलीय न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 बेंच पर सुलहनीय वादों का निस्तारण किया जाएगा। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने बताया कि लंबित मामलों के पक्षकारों को नोटिस भेज दिए गए हैं और मोबाइल नंबरों पर भी सूचना दी गई है। तैयारियों को लेकर कई विभागों और अधिकारियों के साथ बैठकें की गई हैं। प्राधिकरण की सचिव तानिया पटेल के मुताबिक न्यायालय में लंबित 2329 वादों में से 54 वादों में सहमति मिल चुकी है।
और 600 मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्री लिटिगेशन में 5200 से ज्यादा बैंक ऋण मामलों पर नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें 1500 मामलों को निस्तारित करने का लक्ष्य है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है और आपके द्वारा अपने अपने समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किए जा रहे इस प्रचार प्रसार से जिला के जन जन तक राष्ट्रीय लोक अदालत का संदेश पहुंच रहा है और आपके द्वारा अपने अपने संचार माध्यम से दिए गए संदेश से जिलावासी प्रेरित होकर स्वयं भी अपने वाद की जानकारी लेने के लिए प्राधिकार और न्यायालय तक पहुंच रहे हैं। आप सभी का सहयोग हम सबों आगे भी मिलता रहेगा, आप सबों से पूरी अपेक्षा है। प्रिंट मीडिया का समाज में काफी गहरा प्रभाव होता है और इसी का परिणाम है कि मीडिया लोगों के सहयोग के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक गतिविधियों के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की चर्चा शहर से लेकर सुदूर गांव तक होने लगी है। वक्त है ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।